दोस्तों, संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हम लोग समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मतलब कि कौन कौन से भाग में कौन कौन सी अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जैसे कि हमारा मान लीजिए ऊपर हमारा जो है वो ठोस अवस्था पाई जाती है। तो क्या सभी जगह ठोस अवस्था पाई जाती है कि बीच में कोई परिवर्तन है? ठीक है, तो परिवर्तन के साथ हम लोग समझते हैं। और इससे पहले अगर हम लोग समझना चाहें कि पृथ्वी जो हमारी है वो कौन सी आकार की है, देखिए ठीक है, तो पृथ्वी को हम लोग नॉर्मल समझते हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी को अगर हम लोग गोल समझते हैं तो पृथ्वी को पूरी तरह से हम लोग गोल नहीं मान सकते। ठीक है, पृथ्वी हमारी पूरी तरह गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे ध्रुव जो पाए जाते हैं, यहाँ पे ध्रुव पाए जाते हैं ना, ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुवों को अगर हम लोग देखें तो ध्रुव जो हमारे ऊपर वाले होते हैं, ये ध्रुव ऊपर और नीचे थोड़े से चपटे होते हैं, मतलब कि ये कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक है, ध्रुव हमारे थोड़े चपटे होते हैं और ये वाला भाग थोड़ा सा हमारा निकला हुआ होता है। ठीक है, तो पृथ्वी हमारी जो होती है वो न तो गोल है, इसकी कोई एक विशेष आकृति नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसकी कोई विशेष आकृति न होने के कारण इसको हम लोग एक नाम देते हैं। अगर ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी कुछ ऐसी होती, ठीक है, पृथ्वी हमारी कुछ ऐसी होती तो इस आकार को ये मान लीजिए हम ऐसे बना दिए ना, इसको हम लोग बोल देते जियोइड आकार। ठीक है, जियोइड। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक नाम देना चाहें तो इस नाम को हम लोग बोल देंगे जियोइड आकार। तो पृथ्वी को हम लोग मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी जियोइड आकार की है। अब देखिए जियोइड आकार हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी में देखेंगे हम लोग कई जगह, पृथ्वी पर हम लोग देखेंगे कि कई जगह ऊंचे ऊंचे पर्वत स्थित है और कई जगह नीचे वाले जो हमारे समुद्र के तल है वो बहुत गहराई में स्थित है। तो हम लोग ऊबड़ खाबड़ होने के कारण पृथ्वी का जो हमारा ऊपरी सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं ऊंचाई है, कहीं गहराई है, कहीं समतल है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये हमारी एक जियोइड आकार की होती है। गोल हम लोग अगर इसे माने तो गोल हमारी अगर मान लीजिए ये संरचना हो गई। ठीक है, तो गोल में अगर हम लोग देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा पर्वत है, क्योंकि पर्वत हमारे जो है अभी तक कि जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है पृथ्वी पर स्थित, उसका नाम हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग हमारी 9 किलोमीटर है। ठीक है, 9 किलोमीटर है। और इसी के साथ हमारा जो मरियाना ट्रेंच है, यानी कि समुद्र तल का सबसे गहरा स्थल जो हमारा प्रशांत महासागर में है, उसकी गहराई हमारी कितनी है? तो उसकी गहराई हमारी लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए ऊपर 9 किलोमीटर, नीचे 11 किलोमीटर। अगर हम इस पूरे को ले लें तो ये हमारा पूरा हो गया लगभग 20 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 20 किलोमीटर का डिफरेंट यहाँ पे आता है, तो इस 20 किलोमीटर के डिफरेंट को हम लोग गोल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये गोल संरचना न होने के साथ क्या ये कौन संरचना है? तो ये हमारी है जियोइड आकार की संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी के अगर आकार के बारे में आपसे कोई पूछे तो पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जियोइड आकार की है। ठीक है, तो पृथ्वी हमारी जियोइड आकार की है। तो ये हमारी हो गई पृथ्वी की संरचना, मतलब कैसी है, आकार कैसा है। अगर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझे तो जो हमारी पृथ्वी है इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग बीच से काट के देखेंगे। ठीक है, बीच से और इसको हम लोग काटते हैं तो बीच से अगर पृथ्वी मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसको अगर हम लोग क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बीच से काट देंगे तो ऊपर वाला भाग अलग कर देंगे तो देखेंगे नीचे से कि इसमें परत दर परत कई परतें दिखाई देंगी। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी होगी, इसको हम लोग आधा अगर काट देते हैं तो यहाँ से ऐसे इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आंतरिक भाग होगा, यहाँ पे मध्य भाग होगा और ये बाहर वाला भाग होगा। ठीक है, तो पृथ्वी कुछ ऐसी दिखेगी हम लोग नीचे से देखेंगे तो। ठीक है, तो पृथ्वी के जो नीचे से जब देखा जाएगा तो यहाँ पे जो भाग होगा इसको हम लोग बोलते हैं, अगर बाहर से आते हैं अंदर की साइड तो बाहर को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बाहर वाले भाग को बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रस्ट यानी भूपृष्ठ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी या भूपृष्ठ, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे भूपृष्ठ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रस्ट वाला भाग। मध्य वाले भाग में आते हैं तो मध्य वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं मेंटल, यहाँ पे हमारा हो गया मेंटल। मेंटल को हम लोग हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं प्रावार। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रावार यानी मेंटल। अब फिर हम लोग आते हैं एकदम अंदर वाले भाग में, तो इस अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखे तो ये हमारा हो गया कोर और इसको हम लोग हिंदी में कोर या क्रोड बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रोड। ठीक है, तो देखिए बाहर वाला भाग जो हमारा है इसको हम लोग भूपृष्ठ यानी क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मेंटल, मेंटल यानी प्रावार हो गया, और एकदम बीच वाले भाग को जो नीचे हमारा है उस नीचे वाले भाग को, अंदर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे कोर। कोर यानी इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्रोड, इसको हम लोग हिंदी में भी कोर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए
पृथ्वी की, अगर पृथ्वी को ऐसे 36 काटते हैं तो 36 काटने पर ये हमारे 3 भाग सामने आते हैं। कौन कौन से? तो जो हमारी ये सतह बनी हुई है, तो इस सतह को नाम हम लोग दे दिए हैं एक अलग से, तो इसका नाम हो गया कोर, इसका नाम हो गया प्रावार या मेंटल, इसका नाम हो गया क्रस्ट या भूपृष्ठ। भूपृष्ठ को हम लोग बोलते हैं परपटी, ठीक है, या भूपर्पटी। तो ये हमारी हो गई। अगर हम लोग पृथ्वी को ऐसे काटे हैं और इसी पृथ्वी को हम लोग अगर यहां से ऐसे और यहां से ऐसे काट देते हैं, ठीक है, तो अगर पृथ्वी को हम ऐसे काटते हैं तो हम लोग इसको देखेंगे तो कुछ पृथ्वी हमारी ऐसी दिखाई देगी। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे देख के फिर इसको हम बड़ा बना लेंगे, ठीक है। देखिए हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी हो गई। अगर इसी को हम लोग बड़ा बनाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हमारा, अगर इसको हम लोग समझे कि ये कौन सा आकार हो गया, तो हम लोग एक बड़ा तरबूज अगर ले लें, अगर बड़ा एक हम तरबूज यानी वाटरमेलन ले लें और उसको बीच से चाकू से, जैसे देखते हैं आप लोग तरबूज लेते हैं हम लोग जब खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो तरबूज को क्या करते हैं, चाकू से इसको ऐसे काटेंगे अंदर से और इस तरबूज को काटने के बाद निकाल के आपको देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो इसका आकार जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तरबूज का कटा हुआ भाग, इसको हम लोग मानेंगे कि ये हमारा पृथ्वी का कटा हुआ भाग है, ठीक है। तो पृथ्वी के कटे हुए भाग को हम लोग अगर देखें तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि यहाँ से अगर हम लोग एक रेखा खींचते हैं और यहाँ से बीच से एक रेखा, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे क्रस्ट, यहाँ पे लिखते हैं क्रस्ट, और इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे मेंटल, तो ये हमारा हो गया मेंटल, और इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे कोर, ठीक है। अब देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर हो गया। इसकी अगर हम लोग गहराई समझे तो यहाँ से हमारा 0 किलोमीटर है, इसको हम लोग इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये 0 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं लगभग ये होता है 100 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाला जो हमारा ये मेंटल और कोर वाले भाग को कहां से डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग ये वाली पूरी हाइट मतलब गहराई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया 2900 किलोमीटर। और पृथ्वी की पूरी त्रिज्या कितनी होती है, तो हमारी होती है 6371 किलोमीटर। और ये पृथ्वी की त्रिज्या जो हमारी है वो औसत है, ठीक है, इसको हम लोग औसतन मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चिपटी हुई है और जो हमारे ये मतलब विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा वाले भाग पर उभरी हुई है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होती है। तो हम लोग ये एक औसत मान लेते हैं कि औसत कितनी है इसकी त्रिज्या, तो 6371 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको अगर हम लोग नाम और दे तो यहां से इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर और नाम में, तो जो क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस भाग को हम लोग बोल देते हैं, अगर नाम और देना चाहें इसको हम लोग बोलते हैं सीमा, ठीक है। अब सीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है वो चट्टानी अवस्था में होता है। यहाँ पर अगर हमें लिखना चाहे तो ये हमारी चट्टानी अवस्था होती है, यानी ठोस अवस्था होती है, ठीक है। तो ये चट्टानी अवस्था होने के कारण यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और सिलिका मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं सीमा। जो हमारा मेंटल वाला भाग है, मेंटल वाले भाग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला भाग हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बीच से एक रेखा खींचेंगे 100 से 200 किलोमीटर, ठीक है। 100 से 200 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर वाला भाग जो है यहाँ पे हमारा पाया जाता है दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो दुर्बलता मंडल, यहाँ पे हमारा पाया जाता है दुर्बलता मंडल। तो ये दुर्बलता मंडल जो हमारा होता है वो एक इसकी अवस्था अलग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक अवस्था। अब देखिए आप लोगों को प्लास्टिक अवस्था नहीं समझ में आएगी, तो प्लास्टिक अवस्था समझेंगे हम लोग अभी 1 मिनट इसके बाद। तो पहले हम लोग इसको विभाजन इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा दुर्बलता मंडल, यहाँ पे हमारा मेंटल जो है, तो ऊपर हमारा कौन था, सीमा था, तो इस पूरे भाग को हम लोग बोलेंगे सियाल, ठीक है, सीमा और सियाल। अब देखिए सियाल का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्रस्ट और ये हमारा हो गया मेंटल। मेंटल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मेंटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवार। अभी आप लोग इधर बताए। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो ये हमारा सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा यहाँ पे ज्यादा पाई जाएगी। फिर हम आएंगे कोर वाले भाग में, ठीक है, तो कोर वाले भाग में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सीमा, सियाल और यहाँ पे आएगा हमारा नीफे, ठीक है, NiFe। अब देखिए Ni और Fe क्या है, Ni से निकिल और Fe से आयरन, आयरन यानी लोहा, ठीक है। तो इस वाले भाग में जो हमारा कोर वाला भाग है, कोर वाले भाग में निकिल और आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होता है। अभी हम आप ये समझेंगे अभी कैसे होता है। फिर हमारा यहाँ पाया जाता है मेंटल वाले भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम। यहाँ पे हमारा दुर्बलता मंडल जो है वो मध्य मंडल का ही भाग है। फिर हमारा क्रस्ट वाले भाग में होता है सीमा, सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। देखिए दुर्बलता मंडल यहाँ पे हमारा, देखिए आप लोग बताइए, हमारी चट्टानी अवस्था होती है, ठीक है, ये हमारी ठोस होती है और ठोस के साथ साथ
चट्टानी अवस्था होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दुर्बलता मंडल में। दुर्बलता मंडल आप लोगों को पता है कि ये हमारी प्लास्टिक अवस्था है। अब देखिए प्लास्टिक अवस्था क्या होती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लास्टिक अवस्था। तो प्लास्टिक अवस्था को अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक हम लोग, ये जो हमारा प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक आप लोग जानते हैं ये हमारा मान लीजिए मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है और ये पूरी तरह से ठोस हो और इसका आकार गोल करके हम लोग इसको थोड़ा बड़ा बना लें। ठीक है, तो अगर किसी प्लास्टिक के बॉल को हम लोग बड़ा करके लेते हैं और वो अंदर से क्या हो, ठोस हो। ठीक है, अंदर से ठोस हो और वो बॉल पूरा उसको हम लोग क्या करें कि आग में डाल दें। ठीक है, आग में ज्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। और कितने टाइम के लिए डालें, तो वो देखेंगे हम लोग जब बाहर से उसका भाग चिपचिपा टाइप का पिघलने लगे। ठीक है, बाहर से प्लास्टिक को अगर हम लोग आग में डालेंगे तो प्लास्टिक तापमान पाने के कारण क्या होगा, उसका बाहर वाला भाग पिघलने लगेगा। तो उसको जब पिघलने लगे तो उसको हम लोग फिर बाहर निकाल लें। इस टाइम पे निकालेंगे वो पूरी तरह से न पिघल पाए। ठीक है, तो जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद देखेंगे तो बाहर वाला भाग जो हमारा होगा वो चिपचिपा टाइप का होगा और अंदर वाला भाग जो हमारा होगा वो ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा बॉल हो गया और बाल में हम लोग बॉल में अगर इसको लोग पिघला देंगे तो देखेंगे बाहर में हमारा एक चिपचिपा ऐसे ही द्रव टाइप का इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉल हो गया। ठीक है, तो बॉल में हम लोग देखेंगे बाहर का भाग चिपचिपा और अंदर का भाग ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अवस्था को, जो बाहर का चिपचिपा और अंदर का ठोस हो, इस अवस्था को हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक अवस्था। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्लास्टिक अवस्था। और इसी में हमारा एक आता है प्लाज्मा अवस्था। देखिए किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, सबकी नहीं हो सकती, कुछ की हो सकती है। तो तीन अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो एक आप लोग जानते हैं ठोस होती है, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ठीक है, तो हम लोग तीन अवस्था के बारे में जानते हैं। एक हमारी चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था। अब इस प्लाज्मा अवस्था को ही हम लोग अगर देखें तो इसी को हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक अवस्था। ये प्लास्टिक अवस्था आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ये प्लाज्मा अवस्था एक तरह का प्लास्टिक अवस्था होता है। लेकिन प्लाज्मा अवस्था जो होता है वो पूरी तरह से चिपचिपा होता है और प्लास्टिक अवस्था बीच में ठोस होगा और ऊपर से चिपचिपा होगा। प्लाज्मा अवस्था को अगर हम लोग देखना चाहें तो प्लाज्मा अवस्था को अगर हम लोग समझना चाहें क्या होता है, कैसा होता है, तो हम लोग बचपन में जो गोंद इस्तेमाल करते थे, आप लोग देखे होंगे कि 1 रुपए के पैकेट में एक गोंद आता था। ठीक है, वो गोंद अगर हम लोग लेंगे तो उसको बाहर निकालने के बाद देखेंगे कि वो न पूरी तरह से ठोस होगा और न पूरी तरह से द्रव होगा। वो कुछ ठोस टाइप का होगा, अगर उसको हम लोग हाथ से छूते हैं तो वो चिपचिपा टाइप का होता है। तो उसको उस अवस्था को हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा अवस्था। तो ये हमारी किसी भी पदार्थ की चार अवस्थाएं हो जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो इन्हीं अवस्थाओं में एक हमारी अवस्था हो गई प्लास्टिक अवस्था। तो जो हमारा ये दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल हमारा जो है वो प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब ये हमारा मेंटल वाला भाग हो गया, तो मेंटल वाला भाग हमारा पूरी तरह से ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, जो हमारा नीफे, ये कोर वाला भाग है। कोर वाले भाग को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, यहां से हम 5150 किलोमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इस भाग को हम लोग बोलेंगे आउटर कोर, बाहर वाले भाग को, और अंदर वाले भाग को इनर कोर। आउटर कोर का मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं बाह्य कोर और अंदर वाले भाग को आंतरिक कोर। ठीक है, तो बाहर वाले भाग को बाह्य कोर और अंदर वाले भाग को आंतरिक कोर। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाह्य कोर जो हमारा होता है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ना आउटर कोर, और इसको लिखते हैं इनर कोर। ठीक है, तो आउटर कोर जो हमारा होता है वो यहाँ पे द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, यानी लिक्विड अवस्था में होता है, और जो बाहर ये आंतरिक कोर होता है यानी इनर कोर होता है, इनर कोर हमारा ठोस अवस्था में होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा द्रव अवस्था और यहाँ पे हमारा ठोस अवस्था हो गया। तो ये जो हमारा बीच वाला भाग, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, इस बीच वाले भाग में हमारा पाया जाता है थोड़ा सा, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक अवस्था। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से ऊपर वाला भाग हमारा द्रव होता है और नीचे वाला ठोस होता है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग द्रव अवस्था, नीचे वाले भाग को हम लोग ठोस अवस्था बोलेंगे। लेकिन ये जो बीच से रेखा खींची गई है इसे हम लोग बोल देंगे प्लास्टिक अवस्था। लेकिन ये प्लास्टिक अवस्था इसे आप लोग नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक अवस्था हमारी पाई जाती है दुर्बलता मंडल में। दुर्बलता मंडल को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक अवस्था। पूछेगा आप लोगों से कोर का मतलब कोर कौन सी अवस्था पाया जाता है, तो कोर का बाहर वाला भाग जो है वो द्रव में और अंदर वाला भाग जो है हमारा वो ठोस में पाया जाता है। और जो हमारा मेंटल है वो पूरी तरह से ठोस है, और दुर्बलता मंडल भी हमारा मेंटल का ही भाग है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्रस्ट है यानी भूपृष्ठ है वो 0 से 100 किलोमीटर होता है, और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर जो हमारा है वो दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल हमारा मध्य मंडल का भाग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीमा, सियाल और नीफे। इसको हम लोग देख लिए कि कितनी कितनी हाइट पर है, और हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ जो ये हमारी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है,
100 किलोमीटर वाली रेखा, 200 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर। तो इन रेखाओं के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका भी अगर अलग से नाम रखना चाहें तो इन सबका नाम क्या हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया है इन सबको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए ऐसे, देखिए ये जो हमारे ऊपर की सीधी सीधी रेखा है, यहाँ पर हम लोग ऐसे खींच दिए तो ये सीधी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना के आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये सीधी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कहीं पे चट्टान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे घाटियां हैं और कहीं पे समुद्र तल है। तो ये एक जगह सभी जगह बराबर नहीं है, तो हम लोग ऐसे लेकिन बना दिए हैं कि बराबर है। तो इसको आप लोग समझेंगे कि कुछ इसका भाग गहरा है, कुछ इसका भाग उठा हुआ है। तो इसको हम लोग और यहाँ पे लाइन कर खींच खींच के इसका नाम अगर लिखना चाहे कि इन जब सभी रेखा इन रेखाओं का नाम क्या है, तो यहाँ से हम लोग एक रेखा खींचेंगे जिसकी हाइट मतलब जिसकी गहराई होगी 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर। फिर हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा था क्या, ये वाला भाग हमारा है क्रस्ट, ये वाला भाग हमारा है मेंटल, ये वाला भाग हमारा है कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखिए ये क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांटने के लिए किस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो इसका नाम हमारा हो जाएगा मोहो असंबद्धता। ठीक है, मोहो असंबद्धता, यहां पे हमारा हो गया मोहो असंबद्धता, जो कि मेंटल को और क्रस्ट को दो भागों में बांटती है। इसका नाम हो गया मोहो असंबद्धता। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे है मेंटल, नीचे हमारा है कोर। अब मेंटल और कोर को दो भागों में बांटने के लिए किस रेखा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं गुटनबर्ग विसर्ट असंबद्धता। यहां पर हम लिखेंगे गुटनबर्ग विसर्ट, गुटनबर्ग विसर्ट असंबद्धता। ठीक है, असंबद्धता। अब देखिए यहां हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे भाग हैं मोहो असंबद्धता को हम लोग यहां से खींच दिए, कौन कौन से किसको किसको अलग करेगा, तो क्रस्ट और मेंटल को, और गुटनबर्ग विसर्ट असंबद्धता किसको अलग करेगा, तो ये हमारा मेंटल और कोर को अलग करेगा। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि इसी में हमारा जो ये ऊपर क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, दो भागों में बांटने के लिए यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जो कि 15 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोल देंगे अपर क्रस्ट और नीचे वाले भाग को हम लोग बोल देंगे लोअर क्रस्ट। ठीक है, ऊपर वाले को अपर क्रस्ट और नीचे वाले को लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मेंटल वाला भाग है, मेंटल वाले भाग को अगर हम लोग दो भागों में बांटे तो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे अपर मेंटल और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे लोअर मेंटल। ठीक है, तो ये हमारा अपर मेंटल, ये हमारा लोअर मेंटल। फिर उसी प्रकार से हम लोग कोर वाले भाग को भी दो भागों में बांटेंगे। कोर वाले भाग को हम लोग दो भागों में बांटेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊपर वाले भाग को, इसको हम लोग बोल देंगे आउटर कोर और इसको बोल देंगे इनर कोर। अब देखिए आउटर कोर और इनर कोर क्या है, ये अंदर वाला भाग क्या है, तो ये इनर कोर है, और बाहर वाला भाग है तो आउटर कोर है। इसकी अवस्था हम लोगों को बताए कि ये हमारा ठोस है, ये द्रव है, ये ठोस है, यहाँ हमारी प्लास्टिक अवस्था पाई जाएगी कुछ, और ऊपर हमारा फिर से ठोस है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पृथ्वी की संरचना में। अब इसमें अगर हम लोग और देखें तो ये जो हमारे बीच बीच में नाम ये मतलब खींची गई रेखा है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है, इसका अगर हम नाम हम लोग लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोनराड असंबद्धता। कोनराड, यहां पर लिखेंगे हम लोग कोनराड असंबद्धता, ये हमारी हो गई कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता जो है वो क्रस्ट को दो भागों में बांटती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। ठीक है, ये हमारी हो गई कोनराड असंबद्धता। और हम लोग आते हैं मेंटल वाले भाग में। अब हम लोग देखेंगे मेंटल वाले भाग को दो भागों में बांटने के लिए एक रेखा का इस्तेमाल किया गया है जो कि 700 किलोमीटर गहराई में खींची गई है। ठीक है, अब ये 700 किलोमीटर में देखिए एक रेखा खींची गई, इसका नाम अगर हम लोग देखें तो इसके नाम को हम लिखेंगे रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, अब रेपेटी असंबद्धता जो है वो मेंटल को दो भागों में बांटती है, कौन कौन सा, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, ये ऊपर वाला मेंटल होगा, ये लोअर नीचे वाला मेंटल होगा यानी लोअर मेंटल। ठीक है, अब देखिए हम नीचे आते हैं तो हमारा जो कोर वाला हिस्सा है, कोर वाले हिस्से को हम देखेंगे दो भागों में बांटने के लिए एक रेखा का इस्तेमाल किया गया है। ये कितनी गहराई पर है, तो 5150 किलोमीटर। अब देखिए ये पूरी त्रिज्या कितनी थी हम लोग वहां पर आए थे, 6371 किलोमीटर, ये हमारा औसत है। तो यहां से यहां तक हमारा जो है वो देखिए ये 5150 किलोमीटर, ये जो है कोर को दो भागों में बांटती है। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। इस रेखा का अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखेंगे लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, यहां पर लिखते हैं लेहमैन असंबद्धता। तो ये हमारा हो गया
लेहमैन असंबद्धता। अब हम लोग इसको देख लिए, लेहमैन असंबद्धता जो है वो कोर को दो भागों में बांटती है, आउटर कोर और इनर कोर। और फिर हमारा रेपेटिव असंबद्धता मेंटल को दो भागों में बांटती है, कौन कौन से, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद हमारा जो है कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता क्रस्ट को दो भागों में बांटती है, कौन सा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए थे कि ये हमारा ऊपर वाला भाग जो है वो कौन सा है, ठोस है, फिर ये प्लास्टिक अवस्था है, इसका नाम आप लोग देखे थे, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है, दुर्बलता मंडल है। और देखिए ऊपर वाला भाग जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से, यहाँ पे हमारा लिख देंगे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, स्थल मंडल। यहाँ पे हम देखे थे प्लास्टिक अवस्था जो हमारी थी दुर्बलता मंडल, ऊपर हमारा हो गया स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मध्य मंडल, ये हमारा हो गया मध्य मंडल, ठीक है। इसको ठोस यहां से हटा के यहाँ लिखते हैं, ये हमारा हो गया मध्य मंडल। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे हमारा यहाँ पे कोर अवस्था जो है इसको हम लोग बोलते हैं, कोर वाले को, कि ये हमारी ये इसको हम लोग बोल देंगे कि बाह्य कोर, और इसको हम लोग बोल देंगे आंतरिक कोर, ठीक है। तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर, यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य कोर और यहाँ पे लिख देंगे आंतरिक कोर, ठीक है, आंतरिक कोर या आंतरिक क्रोड, ठीक है। कोर और क्रोड इसको दोनों बोल सकते हैं ना, तो क्रोड लिख देते हैं यहाँ पे, या तो कोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रोड यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है, या बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो इसको हम लोग बांट दिए ऐसे पूरे। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विभाजन ये हमारे सामने हो गई, और इसको हम लोग जो बांटे हैं उसके नाम लिख दिए कि कौन सी रेखा का क्या नाम है और कहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जाएगी। यहाँ पे सीमा, यहाँ पे सियाल, यहाँ पे नीफे। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, नीफे मतलब निकिल और आयरन, आयरन को हम लोग बोलते हैं लोहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक आंतरिक संरचना के यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो गया कि कौन कौन सी असंबद्धता द्वारा किसको किसको अलग किया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।